हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, अब तक हमने मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत अब तक 31 यानी 32 पार्ट कवर किए और आज आप मेरे साथ आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत जिस टॉपिक पर आपके साथ बात करेंगे, जो भारतीय इतिहास के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मुझे लगता है और सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे लेकर अन्य परीक्षाओं में यानी सभी परीक्षाओं में, चाहे वो जीरो यानी ग्रुप डी तक की, जो ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक की सभी परीक्षाओं में जिसे लेकर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज आपके साथ उस टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे पढ़ना सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप जीरो वाले पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ए वाले पेपर वन वाले पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लें। मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक से महत्वपूर्ण टॉपिक कोई हो ही नहीं सकता। तो आज आपके साथ बात करेंगे गांधीवादी चरण की। गांधीवादी चरण जो आज आप देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में, जो गांधीवादी चरण आप देखते हैं, गांधीवादी चरण। तो गांधीवादी चरण के अंतर्गत हम जानेंगे कि महात्मा गांधी की एंट्री भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कब हुई, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनका हिस्सा कब बने, 1915 से लेकर 1947 तक का पूरा चरण, 1947 से लेकर 1947 तक का जो पूरा चरण आप देखते हैं आज वर्तमान समय में, ये पूरा का पूरा महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। 1915 से लेकर 1947 तक का चरण गांधीवादी चरण कहलाता है। इससे पहले अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्रत्येक स्टूडेंट से जाइए, आप बारी बारी से वीडियो देखिए और उसके साथ साथ एक बुक और पढ़िए। आज मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करूंगा, साथ साथ में आज आपको सजेशन दूंगा जहां तक होगी। आज महात्मा गांधी का इंट्रोडक्शन दे दिया जाएगा, लेकिन इससे मैं पहले आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या होगा। इसके साथ आपको आधुनिक भारतीय इतिहास मैं आपको समझाऊंगा और मैं पढ़ाने का तरीका ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा, यानी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसका विश्लेषण के साथ पढ़ेंगे। यानी जिस तरह एग्जाम की प्रवृत्ति लगातार बदल रही है, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप लगातार जिस ट्रिकों के हिसाब से पढ़ते हैं तो ट्रिकों से बचिए, क्योंकि ट्रिक आपका ज्ञान संकुचित करती है। जब तक आपको उस टॉपिक की जानकारी सही तरीके से नहीं होगी तब तक उस टॉपिक पर बात करना तार्किक नहीं है, ऐसा प्रासंगिक भी नहीं है पूरी तरीके से। तो जरूरत होगी आप अपने ज्ञान का विस्तार कीजिए, और ज्ञान का विस्तार ऐसे नहीं होगा, आपको लगातार पढ़ना होगा। और पढ़ने के लिए लगातार एक टीचर को लगातार, यूट्यूब पर बहुत टीचर पढ़ाते हैं, एक टीचर को लगातार फॉलो कीजिए। कोई भी टीचर हो, एक टीचर को लगातार फॉलो करेंगे तो उसके बाद और नोट्स बनाकर पढ़िए। नोट्स बनाना अनिवार्य होगा। अगर आप मेरे साथ साथ नोट्स नहीं बनाएंगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपको इस वीडियो कोई मतलब नहीं है, आप इसे स्किप करके आगे बढ़ जाइए और कोई दूसरा वीडियो देखिए। तो मेरा आपसे यही सजेशन है, यही सलाह होगी आपसे। मैं आपको सजेशन देता हूँ, आप इस वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाइए। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं, विदाउट नोट्स आप पढ़ाई नहीं कर सकते। और मेरा आपसे यही बार बार आग्रह है कि आप एक किताब को लगभग 10 बार पढ़िए। जब तक आप नोट्स कम से 5 बार रिवीजन होना चाहिए आपका। जब आप एक नोट्स को, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स को, मेरे लगभग अभी 30 या 32 वीडियो और जाएंगे, 30-32 वीडियो जाने के बाद आपका कहीं भी किसी एग्जाम में आप मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी सवाल पूछे जाएंगे, मेरा आपसे वादा है और दावा है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। उसके बाद आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके साथ क्या पढ़ना है आपको, इसके साथ अगर आपको ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करनी है, ऑब्जेक्टिव पेपर मतलब एक 4 ऑप्शन होते हैं, उसकी तैयारी करनी है, तो मैं सबसे बेस्ट किताब का नाम बताता हूँ, घटना चक्र ले लीजिए। घटना चक्र में आपको पीसीएस तक के, यूपीएससी तक के पर्सन लगभग कवर हो जाएंगे घटना चक्र। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री की, मॉडर्न नीति, भारत के इतिहास की एक ही घटना चक्र आएगी। आप मार्केट से जाइए, 200 या 225 रुपए की लगभग एक किताब आएगी, उसका नाम है घटना चक्र। भारतीय इतिहास का आप घटना चक्र लेकर आइए। उसका हर साल एक नया संस्करण आता है, वो मार्केट से खरीदिए और जो मैं पढ़ाऊंगा उस चैप्टर को बारी से पढ़ते जाइए। अगर मैं आपको महात्मा गांधी वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको उदारवादी वाला टॉपिक पढ़ाया, उससे संबंधित जो भी पेपर में मैंने अब तक 31-32 वीडियो पढ़ाए, उसके आपको एप्लीकेशन ढूंढना ही होगा। और एप्लीकेशन ढूंढने के साथ साथ आपको उस पर मेहनत करनी होगी, और जैसे आप मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेंगे, यानी आपको क्वेश्चनों की प्रवृत्ति समझ में आने लगी। और जैसे आपको क्वेश्चन की प्रवृत्ति समझ में आने लगी, आपको इन पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगेगा। जब तक आपको किसी टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो तब तक आपके लिए उस टॉपिक का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो जरूरत है आपको इंटरेस्ट आने की, और इंटरेस्ट तब आएगा तब आप पर्सन देखेंगे, और पर्सन देखने के लिए आपको बुक की जरूरत होगी। तो मैं आपसे सजेशन देता हूं, आप एक बुक ले लीजिए, घटना चक्र। वैसे इस वीडियो में उसको कवर भी करूंगा, इन वीडियो में, यानी जो मेरे वीडियो जाएंगे उसमें जब मैं टेस्ट लेता हूँ पढ़ाने के बाद, एक टॉपिक पूरा करने के बाद मैं टेस्ट लेता हूँ यूट्यूब पर ही, है ना। यूट्यूब पर जो ऑनलाइन क्लास चल रही है ना, ऐप पर भी, जो यूट्यूब पर भी जो क्लास चल रही है, जिस तरह तो
मैं जिस ऐप पर भी पढ़ाता हूँ तो मेरा आपने देखा ही होगा तरीका, तो मैं लगातार टेस्ट लेता हूँ चैप्टर पूरा कराने के बाद। जैसे हम टेस्ट लेंगे तो टेस्ट में आपको घटना चक्र या अन्य बुक्स के जो क्वेश्चन हैं वे कवर कराए जाते हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर आप घटना चक्र नहीं ले रहे तो तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपको नोट्स बनाना अनिवार्य होगा। इसलिए मैं आपको पूरा एक टॉपिक पढ़ाने के पश्चात उसमें उससे रिलेटेड, उससे संबंधित पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए, पीसीएस के क्वेश्चन, यहाँ तक कि मेरे लेवल 0 से लेकर लास्ट तक का लेवल रहता है, जितने भी लोअर पीसीएस या पीसीएस के अंतर्गत जितनी या पीसीएस आईएएस तक की परीक्षा के अंतर्गत भी जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनको सबको कवर करता हूँ। क्योंकि मैं आपके साथ आपको मैं पढ़ाता नहीं, मैं यूट्यूब पर नहीं, मैं चीज़ों का विश्लेषण करता हूँ, और विश्लेषण किसी भी बच्चे के समझ में आता है ना। अधिकांश बच्चे वीडियो नहीं देख पाते, यही कारण है। क्यों? क्योंकि विश्लेषण किसी कोई समझ सकता है, सब अधिकारी नहीं बन सकते, समझे? सॉरी। तो बात करते हैं किसकी? आधुनिक भारत के इतिहास की। तो गांधीवादी चरण की बात करें। गांधीवादी चरण की बात करने से पहले आज मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने जो आपको पढ़ाना स्टार्ट करता 1757 से लेकर मैंने धीरे धीरे आपको किस तरह कांग्रेस की स्थापना हुई, पलासी के युद्ध से लेकर, और कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 के चरण, जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई ए ओ ह्यूम के द्वारा, और किस तरह धीरे धीरे उन्होंने 28 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर यानी 30 दिसंबर तक किस तरह कांग्रेस के अधिवेशन होते थे। प्रत्येक वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन होते थे 28 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक। इस चरण पर, इन टॉपिक पर हमने बहुत ही गहराई और अच्छे तरीके से बात की आपके साथ, और हमने आपको स्वदेशी आंदोलन, उदारवादी चरण और क्रांतिकारी चरण, मुझे लगता है मैंने लगभग आपका समाप्त कर दिया था। उदारवादी चरण और क्रांतिकारी चरण, और क्रांतिकारी चरण भी आपको दो जगह दिखाई देगा आपको। एक तो 1924 में एक्टिव देखेंगे क्रांतिकारी, और आपको जो क्रांतिकारी थे लगभग 1908 के बाद जब कांग्रेस 1907 के जो सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन के अंदर कांग्रेस दो खेमे में बट गई थी, एक था आपका उदारवादी चरण, एक था उग्रवादी चरण। तो उसी के बाद तुरंत एक चरण उत्पन्न होगा, उसे क्रांतिकारी चरण कहते हैं। क्रांतिकारी चरण और क्रांतिकारी चरण आपको दो जगह दिखाई देगा, दोनों को दोनों हमने पहले वीडियो पे कवर किए हैं। आपने पहले वीडियो नहीं देखे तो रिक्वेस्ट है आप जाइए पहले वीडियो देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए, तभी यही समझ में आएगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ, कौन सा उदारवादी चरण था, कौन सा क्रांतिकारी चरण था। जब तक आप पुरानी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जो हमने पुराने वीडियो के अंतर्गत जो टॉपिक हमने कवर किए, उन टॉपिकों के अंतर्गत हमने कौन कौन से पार्ट को या कौन कौन से भाग को कवर किया। तो आधुनिक भारत का इतिहास गांधीवादी चरण 1915 से लेकर 1947 तक, 1915 से लेकर 1947 तक का पूरा चरण है, ये महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, आज एक बेहतरीन और स्पेसिफिक पर्सनैलिटी को, एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी, विशिष्ट पर्सनैलिटी को जिसे हम स्टडी करने वाले हैं, गांधी यानी महात्मा गांधी। आज महात्मा गांधी के एक विशेष व्यक्ति के तौर पर, एक बायोग्राफी के, तो आप बायोग्राफी भी कह सकते हैं, एक बायोग्राफी के तौर पर महात्मा गांधी को आज पूरी अच्छे तरीके से विश्लेषण करना जरूरी है। और महात्मा गांधी का टॉपिक लंबे समय तक चलने वाला है, जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा। 1915 से स्टार्ट हो जाएगा, 1947 तक चलेगा। और हमने आपको बताया 1914 से लेकर 1918 तक किस तरह वर्ल्ड में एक युद्ध चला था, जिसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं, हिंदी में कहते हैं उसे प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत किस तरह भारत प्रथम विश्व युद्ध में किस तरह ब्रिटेन प्रथम विश्व में कूद पड़ा, और किस तरह जो हमारे ये थे क्रांतिकारियों को छोड़कर भारत के जितने भी नेता थे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, जितने भी नेता थे सबने मिलकर अंग्रेजों का साथ दिया था। और अंग्रेजों का साथ दिया था, एक हमारे क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी बलिदान और अभिव्यक्ति का एक विशेष प्रतीक है। क्रांतिकारियों को आप छोड़ दीजिए, क्रांतिकारियों को छोड़कर क्रांतिकारियों ने उसके अंदर भी एक औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति का सपन देखा। क्रांतिकारी ऐसे पहले व्यक्तित्व थे जिन्होंने औपनिवेशिक सत्ता मतलब अंग्रेजों से मुक्ति का सोपन देखा, अवसर देखा। क्रांतिकारी हमारे ऐसे थे पहले। क्रांतिकारी को छोड़कर अगर किसी ने क्रांतिकारी को छोड़कर भारत में जितने भी व्यक्ति थे सभी ने, और जितनी भी अन्य पार्टियां थी, क्षेत्रीय पार्टियां हो चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हो, सभी ने मिलकर कांग्रेस का साथ दिया था प्रथम विश्व युद्ध में। लेकिन परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस दिया था इसलिए कि कांग्रेस को जो ब्रिटिश सरकार थी यानी उपनिवेशिक सत्ता थी वो आज़ादी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप देख सकते हैं उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1918 में, है ना, उसके बाद तुरंत एक एक्ट आया जिसे आप रोलक एक्ट के नाम से जानते हैं। ये रोलक एक्ट पे भी आपकी चर्चा करेंगे। रोलक एक्ट उन्होंने उपहार में क्या दिया? आपको रोलक एक्ट दिया। यानी प्रथम विश्व युद्ध में जो समर्थन किया कांग्रेस के द्वारा, जो ब्रिटिश सत्ता का समर्थन किया गया, वो कहाँ तक तार्किक था? क्या उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए? क्या उसका मूल्यांकन, जब हम किसी का मूल्यांकन कहते हैं, मूल्यांकन का मतलब उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या थे, उसके नेगेटिव पॉइंट क्या थे, इसके बारे में जानते हैं। मैंने कहा आप मुझे जब तक 4 वीडियो में नहीं सुनेंगे तब तक मुझे मेरी जो लैंग्वेज, मेरी भाषा है,
तब तक उस आपकी पकड़ नहीं होगी। और जो मैं बोल लिखवाऊंगा, पहली बात तो ये होता है कि मैं आपको जो समझाता हूँ उसका पूरी तरह से एक नोट्स बनाता हूँ, और जो नोट्स होगा वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप नोट्स को लगभग 4 से 5 बार पढ़िए। जब से 4-5 बार नोट्स को पढ़ चुके होंगे उसके बाद पर्सन करिए। उसके मैंने कहा आपको इसके साथ कोई बुक पढ़नी हो तो बुक पढ़ सकते हैं आप, है ना, बुक पढ़ सकते हैं। बुक में भी वही लिखा होगा जो मैं बताऊंगा। बेहतर होगा अपने नोट्स को कम से 3 से 4 बार रिवाइज कीजिए। 3 से 4 बार आप नोट्स को रिवाइज करेंगे तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? इतने फैक्ट आपके लिए स्पेसिफिक होंगे, है ना, सफिशिएंट होंगे। जितने मैं फैक्ट आपको लिखवाऊंगा वे सभी फैक्ट आपके लिए सफिशिएंट होंगे और आपके लिए बहुत बेनिफिट होंगे। आपको कोई सा भी एग्जाम बड़े आसानी के साथ निकल जाएगा, ये मैं आपसे बता रहा। चलिए तो हेडिंग बनाते हैं गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण 1915 से लेकर 1947 तक। गांधीवादी चरण 1915 से लेकर 1947 तक। उसके बाद इसे पढ़ने का क्या अप्रोच होगा? पढ़ने का हमारा अप्रोच कुछ इस प्रकार होगा। पहले हम जानेंगे सामान्य सूचनाएं। सामान्य सूचनाएं, सामान्य सूचनाएं, सामान्य सूचना। उसके बाद जानेंगे वैचारिक आधार। हेडिंग बनाइए भारतीय राजनीति में उदय। भारतीय राजनीति में भारतीय राजनीति में भारतीय राजनीति में राजनीति में राजनीति भारतीय राजनीति में उदय। भारतीय राजनीति में उदय। उसके बाद अगली हेडिंग वैचारिक आधार। वैचारिक आधार, वैचारिक आधार। हेडिंग बनाइए वैचारिक आधार। भारतीय राजनीति में किस तरह उदय हुआ ये जानेंगे। आपके बाद वैचारिक आधार जानेंगे कि वैचारिक आधार है था क्या। जब टॉपिक पर बात करूंगा तो बिल्कुल खुलकर बात करूंगा। यानी पढ़ने का अप्रोच हमारा क्या होगा, ये मैं आपको पढ़ने का अप्रोच बता रहा हूँ। सबसे पहले सामान्य सूचना जानेंगे, यानी महात्मा गांधी के बारे में सामान्य सूचना, उनका जन्म, उनकी माँ का नाम, पिता का नाम, उनकी पत्नी का नाम, कब कहाँ उनकी, यानी कुछ खास विशेष पर्सनैलिटी के बारे में एक विशेष। अब आप अंदाजा लगाइए 1915 से लेकर 1947 तक का जो समय है महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। कुछ तो होगा, यानी कुछ तो होगा। आप जहां आलोचना करनी होगी, जिन बिंदुओं पर आलोचना की करनी होगी वहां हम आलोचना भी करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको जानना जरूरी है कि महात्मा गांधी क्या पर्सनैलिटी है, कौन कौन से क्षेत्र में उनका किस तरह योगदान दिया, है ना। महात्मा गांधी के विचार क्यों पूरी दुनिया में फेमस है, क्यों आज 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर, सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर क्या कर सकते हैं। लोग कहते हैं आज के वर्तमान समय में कि चरखे से चरखा चलाकर आज़ादी नहीं मिलती, समझिए, चरखा चलाकर आज़ादी नहीं मिलती। उसका जवाब यहाँ मिलेगा। इस वीडियो में हम बताएंगे कि चरखा चलाकर आज़ादी किस तरह मिल सकती है, और इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में आपको बताएंगे, समझे। तो धीरे धीरे आप समझते जाइए। महात्मा गांधी को पहले समझना जरूरी है। जो भी कमेंट करता है महात्मा गांधी पर, टीका टिप्पणी करते हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी का अक्सर, महात्मा गांधी की किताब का एक भी अक्षर नहीं पढ़ा है, जिन्होंने उसकी बायोग्राफी पढ़ ली, यानी बायोग्राफी मतलब जिन्हें पढ़ ली होगी ना, वे बताएंगे आपको कि जो महात्मा गांधी थे एक खास पर्सनैलिटी, क्या पर्सनैलिटी, महात्मा गांधी थे क्या। अरे एक सत्य क्या चीज़ है और अहिंसा क्या चीज़ है और सत्य गिरहा क्या चीज़ है। आप अच्छी तरह हम जानने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक को। पर्सन तो आपके सर हो जाएंगे। तो मैं आपसे बता रहा, पर्सन आपका एक नहीं बचने वाला। कोई सा भी पर्सन हो आपका, है ना, किसी तरह का भी पर्सन हो आपका, ये बचने वाला नहीं है। उसके बाद सबसे पहले क्षेत्रीय आंदोलन चल रहे थे, आपको बताइए क्षेत्रीय आंदोलन कैसे। क्षेत्रीय आंदोलन आपके चल रहे थे, क्षेत्रीय आंदोलन। उसके बाद क्षेत्रीय आंदोलन, उसके बाद आपका था सत्याग्रह चला। महात्मा गांधी जब भारत के अंदर गए उन्होंने सत्याग्रह किया। ये सब पढ़ने वाले विस्तार पूर्वक। सत्याग्रह नहीं दिख रहा तो आप एक काम कीजिए, लिख सकते हैं। मैं बोल के बता रहा हूँ क्या लिखना है। सत्याग्रह, पहले क्षेत्रीय आंदोलन, फिर सत्याग्रह के बाद आप देखेंगे, सत्याग्रह के बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन के बारे में जानेंगे। उसके बाद असहयोग आंदोलन में जानने के बाद हम पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ने का अप्रोच बता रहा हूँ, असहयोग आंदोलन। उसके बाद हम जानने वाले हैं असहयोग का आंदोलन, सदनीय अवज्ञा आंदोलन, सबका अर्थ भी समझाऊंगा। सदनीय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद हम जानेंगे अगला पॉइंट, ये समय अवज्ञा के बाद अगला जो पॉइंट होगा वो होगा भारत छोड़ो आंदोलन, आर्य पार की लड़ाई। भारत छोड़ो आंदोलन। ये कुछ आंदोलन थे जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए। इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे।
जो मैंने आपको पहली लाइन में बताया, यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित का क्रम सजाइए। सबसे पहले आपका सत्याग्रह, सत्याग्रह के अंतर्गत भी आप 4 आंदोलन चलाए गए। 4 आंदोलन अखिल भारतीय तो नहीं हो पाए, अखिल भारतीय ये जानेंगे पूरे विस्तार पूर्व हो जाने वाले हैं आपके पास। ये एक अप्रोच दिया गया है कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, यानी पूरी रणनीति हमारी यही होगी पढ़ने की, ताकि आपको मैं पढ़ाऊँ 1915 से लेकर 1947 तक का जो चलने वाला है, किस तरह हम पढ़ने वाले ये होगा, ये पढ़ने का अप्रोच होगा। कुछ क्षेत्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्षेत्रीय आंदोलन के बाद किस तरह सत्याग्रह, महात्मा गांधी सत्याग्रह किया, भूख हड़ताल की, ये भी जानेंगे अच्छी तरह। उसके बाद असहयोग आंदोलन चला, क्या परिस्थिति है जो असहयोग आंदोलन चलाना पड़ा। उसके बाद ये जानेंगे सबने अवज्ञा आंदोलन होता क्या है। उसके बाद जानेंगे क्षेत्रीय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होता क्या है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे आप मेरे साथ, ठीक है। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। जो लोग महात्मा गांधी की पर्सनैलिटी पर पर्सन चिन्ह लगाते हैं, आज उनके लिए बड़ी सीख छिपी हुई है। आज नहीं, लगातार आपको 2 या 3 वीडियो देखने होंगे, तब पता लगेगा आपको महात्मा गांधी थे कौन, क्या व्यक्तित्व थे, क्या विशेष पर्सनैलिटी थी, उनके बारे में पढ़ा जाना चाहिए। देखिए आज आपको APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ाना चाहिए था। मैंने सोचा कि स्पेशल लूँगा, लेकिन दूसरी क्लास में मैंने स्पेशल लिया है ना, दूसरी जो मेरी क्लास चलती है आप पर, उसकी मैंने स्पेशल लिया और APJ अब्दुल कलाम को मैंने पढ़ाया। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आज APJ अब्दुल कलाम को जरूर पढ़िए। एक क्या पर्सनैलिटी सुन गया है ना, किस तरह उनका सफ़र, कितना कठिनाई भरा सफ़र रहा, वो आपको एक अच्छी सीख दे सकता है। जो APJ अब्दुल कलाम का आप बायोग्राफी देखिए, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, आप देखिए यूट्यूब पर सर्च करके कि जो APJ अब्दुल कलाम थे, APJ अब्दुल कलाम थे, उनकी क्या जीवनी थी। APJ अब्दुल कलाम की जीवनी आपको बहुत सीख दे सकती है। चलिए तो बात करते हैं किसकी, बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी आप हेडिंग बनाइए, गांधीवादी चरण, गांधी चरण या गांधीवादी चरण, ये 2 अक्टूबर से लेकर 2 अक्टूबर जो गांधी हेडिंग बनाएंगे इसे, तो महात्मा गांधी यानी महात्मा गांधी ये तो आप जानते ही होंगे। 2 अक्टूबर 1869 में 1948 तक 30 जनवरी 1948 को महात्मा, उनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को, उनकी मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 को। इतना लंबा चरण ये आपको जानना होगा। 2 अक्टूबर से लेकर 1859 और 30 जनवरी 1948 की डेट आपको याद रखनी चाहिए। अब बच्चे कुछ हिस्ट्री पढ़ते हैं, डेट से बहुत डरते हैं कि सर इतनी डेट कैसे याद रखते हैं। डेट आपको याद करनी नहीं है, कुछ स्पेसिफिक डेट होती है जो आपको याद करनी होती है, लेकिन आपको सारी डेट नहीं याद करनी कि कौन सी घटना किस दिन हुई, उनकी डेट आपको याद नहीं करनी, समझे। तो हमने आपको बताया कुछ खास जो विशेष जो इतिहास को पढ़ने का तरीका होता है कि कुछ खास ये विशेष डेट, यानी उस दिन कुछ खास हुआ था तो ये डेट याद रखनी होती है, वरना आपको घटना याद रखनी होती है। घटनाओं का क्रम याद रखना होता है कि कौन कौन सी घटना थी, और घटनाओं का विश्लेषण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि क्या सही था और क्या गलत था। और विश्लेषण जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप ऑनलाइन क्वेश्चन पढ़ते रह जाएंगे और लुसेंट पढ़ते पढ़ते आपका दिन बीत जाएगा, लेकिन पर्सन आपको वहाँ से एक नहीं आएगा, क्योंकि पर्सन कभी भी एक जैसे नहीं रहते, उनकी प्रकृति लगातार बदलती रहती है। पर्सन कभी भी किसी पेपर के एक जैसे नहीं रहते, पर्सन बहुत डायनेमिक होने वाले हैं। और धीरे धीरे जिस तरह 2020 का समय देखिए, 2020 के बाद आने वाले जो पर्सन होंगे किस तरह कोरोना पर आधारित होंगे और किस तरह पर्सन पूछे जाते हैं। धीरे धीरे आप पढ़ने का तरीका बदलना ही होगा, यानी प्रत्येक स्टूडेंट को पढ़ने का अप्रोच बदलना होगा और देखना होगा कि पेपर में किस तरह के पर्सन पूछे जा रहे हैं, उन पर्सनों पर आपको चर्चाएं करनी होगी। चलिए तो बात करते हैं किसकी, महात्मा गांधी की। 2 अक्टूबर 1869 से लेकर 30 जनवरी 1948 तक का जो समय था, 30 जनवरी 1948 तक का जो समय था वो बहुत ही डायनेमिक समय था। किस तरह इनका संघर्ष रहा। महात्मा गांधी के बारे में अगर आपको बताया जाए तो महात्मा गांधी के बाद, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को हुआ। जन्म स्थान पोरबंदर, जन्म स्थान लिखिए, जन्म स्थान ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान लिखिए पोरबंदर। मैंने कहा आपको नोट्स बनाने वाली होगा, नहीं तो आप मेरे साथ पढ़ नहीं पाएंगे। पोरबंदर कहाँ है, गुजरात के अंतर्गत पोरबंदर। उसके बाद पिता करमचंद गांधी, पिता का नाम लिखिए, पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम लिखिए मोहनदास करमचंद गांधी, खुद लिख लेंगे आप, मुझे उम्मीद है, मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद माता का नाम लिखिए, माता का नाम पुतली बाई। मैं आपको बिल्कुल क्रम वाइज लिखाऊंगा, जैसे मैं आपको लिखाऊंगा बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना होगा। जब 2 वीडियो आप देख चुके होंगे तब बताना आपका कौन सा पर्सन बच गया, एक भी पर्सन आपका नहीं बचेगा, ये मेरा आपसे वादा रहा।
माता, माता का नाम लिखिए, माता आपकी पुतली बाई। माता, पिता का नाम लिख लिया होगा आपने मोहनदास करमचंद गांधी। माता का नाम लिखिए पुतली बाई, माता का नाम पुतली बाई। विवाह, विवाह हुआ इनका, इनका जो विवाह हुआ कस्तूरबा बाई के साथ, कस्तूरबा बाई, कस्तूरबा बाई, कस्तूरबा बाई की डेथ हो गई थी। तब कब हुई थी? जब उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन चला था 1942 में। 1942 में तो महात्मा गांधी जेल के अंतर्गत थे, यानी इन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। तब इन बड़ा गहरा सदमा लगा था, है ना। ये बात करेंगे जब 1942 से आपको पढ़ाएंगे, 1942 तक पढ़ाते पढ़ाते पहुँच जाएंगे। अभी हम, हमारा जो चरण है वो, हमारा जो चरण है, चरण चल रहा है हमारा 1915 से लेकर 1947 तक, 1915 से लेकर 1947 तक। लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे विवाह, यानी किसके साथ हुआ? कस्तूरबा के साथ। 13 वर्ष की महात्मा, आपको जानकर हैरान नहीं होगी, केवल 13 वर्ष की आयु में ही महात्मा गांधी का विवाह कर दिया गया था। यानी 13 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की 13 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में, आयु में विवाह किसका? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का विवाह 13 वर्ष की आयु में कर दिया गया था। चलिए, पुत्र, पुत्र का नाम लिखिए, इनके पुत्र का नाम लिखिए। महात्मा गांधी के पुत्र का नाम, बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं कि पुत्र का नाम बताओ किसी को। नंबर 1 लिखिए हीरालाल गांधी, नंबर 1 लिखिए हीरालाल गांधी। नंबर 1 पुत्र का नाम हीरालाल गांधी, हीरालाल गांधी, गांधी कोमा लगाइए। उसके बाद लिखिए मणिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, ये गांधी जी के पुत्र थे, मणिलाल गांधी। कभी कभी पीसीएस में पूछ लेता है ऐसे प्रश्न, यानी वनडे जो एग्जाम होते हैं ना, उसमें ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। हीरालाल गांधी, मणिलाल गांधी, कोमा लगाइए। उसके बाद देखिए रामदास गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी, रामदास गांधी, रामदास गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी, और देवदास गांधी। क्या देखा आपने? आपने देखा होगा इनके पुत्र, एक तो हीरालाल गांधी, मणिलाल गांधी, कौन थे? मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी, ये इनके पुत्रों के नाम थे। कभी कभी वनडे एग्जाम जो होते हैं आपके, उनमें प्रश्न पूछ लेता है इस तरह का, तो आपको लिख, ये मैंने कहा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा और लिखवाऊंगा, उसके बाद आपको जिंदगी में कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव पर्सन में तो है ही नहीं, ऑब्जेक्टिव पर्सन तो पढ़ना ही नहीं आपको। सब्जेक्टिव पर्सन के लिए आप एक एनसीईआरटी बुक रेफर कर सकते हैं। एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, आपको स्टैंडर्ड लेवल पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट होगा पढ़ने का, आपका कर्म इस तरह ही होना चाहिए। मैं आपको मुख्य परीक्षा के जो हैंड राइटिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, है ना, सब्जेक्टिव जो पर्सन होते हैं, वे भी कवर करवाऊंगा। जिस तरह पीसीएस में पर्सन पूछे जाते हैं या यूपीएससी पर्सन पूछे गए, ये सभी कवर करवाऊंगा। हाँ, समझे? तो आप मेरे साथ लिखते जाएंगे। मैंने कहा जितना लिखेंगे आप, ये एग्जाम ही लिखने का होता है। एग्जाम एक्चुअली आजकल के स्टूडेंट की प्रवृत्ति जहाँ तक देखा गया है, एक आंकड़े के मुताबिक आज के बच्चे बहुत कम लिखना पसंद करते हैं। यही कारण है, उनकी असफलता का एक विशेष कारण यही देखा गया है। जितना आप लिखने से बचेंगे, इतना ही आप सफलता के दूर होते चले जाएंगे। उसके बाद अब आप सोचते होंगे, मैंने कहा गांधी की पर्सनैलिटी को स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद आज आपको बताएंगे कि जो गांधी जी थे, उनका अकेडमिक कैसा था। अकेडमिक मतलब उनकी शैक्षणिक क्षमता कैसी थी, यानी उनके क्लास में कैसे नंबर आते थे। आप सोचते होंगे महात्मा गांधी तो बहुत होशियार रहे बचपन से, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके पिता एक पेशे से, पिता पेशे से दीवान थे। दीवान मतलब एक 1859 के समय दीवान मतलब पैसे की कोई कमी नहीं थी, सॉरी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो इन्हें पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा गया था, बेटे भेजा गया था। लेकिन आपको बताऊं, महात्मा गांधी पढ़ने में बचपन से इतने होशियार नहीं थे। इनकी जो शैक्षणिकता यानी सॉरी 1/3 थी। कितनी थी? 1/3, मतलब इनके मुश्किल से प्रत्येक क्लास में लगभग 33% ही नंबर आते थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं महात्मा गांधी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके किसी भी क्लास में नंबर कम आए हैं और आप पढ़ नहीं सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। तो याद रखिए, तो महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी के प्रत्येक क्लास में 33% नंबर मुश्किल से आते थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो व्यक्ति की आज वर्तमान समय में पर्सनैलिटी होती है, वो कभी भी वर्तमान समय जो इंसान की पर्सनैलिटी होती है, कभी भी अतीत पर निर्भर नहीं करती। अब देखिए 1901 में महात्मा गांधी पहली बार भारत में 1901 में आए थे। 1901 में कांग्रेस के अधिवेशन में आए थे। जब कांग्रेस के अधिवेशन में 1901 में आए तो बैठे थे सामने चेयर पर, तब उनकी ख्याति नहीं हुई, इतनी प्रसिद्ध नहीं हुई। तो परिस्थितियाँ निर्भर करती है कि इंसान की ख्याति कब होगी। 1915 में आए और उनकी किस तरह इंटरनेशनल स्तर पर ख्याति हुई। ख्याति मतलब प्रसिद्ध हुई। जिस तरह महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्तर पर प्रसिद्ध हुई, ये भी बताएंगे आपको 1915 में कब आए, क्या परिस्थितियाँ थी, ये सब चर्चा करने वाले हैं आपके साथ में। मैंने कुछ दिन लगेंगे, आपको 1-1.5 घंटे का वीडियो मिलेगा। आपको 1-1.5 घंटे का वीडियो आपको जिंदगी बड़ी सीख दे सकता है। सॉरी। उसके बाद
1/3 क्लास से पास होते थे। उसके बाद इन्होंने बैरिस्टर बने, बैरिस्टर बने बोलते हैं वकील को, बैरिस्टर, बैरिस्टर। और इन्हें भेजा गया पढ़ने के लिए, पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, लंदन यूनिवर्सिटी 1888 में, लंदन यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी 1888 में बैरिस्टर थे, है ना। बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन यूनिवर्सिटी भेजा गया, जिससे महात्मा गांधी को। इनके पिता के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, मोहनदास करमचंद गांधी के पास किसी भी पैसे की कोई भी कमी नहीं थी, और इन्हें पढ़ने के लिए लंदन भेजा गया, लंदन भेजा गया, वो भी लंदन यूनिवर्सिटी में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। और ये वहाँ से वकील बनकर निकले, वकील, इन्हें लॉ की पढ़ाई की, लॉ मतलब वकालत की पढ़ाई की, और इन्होंने वकालत की पढ़ाई की। लेकिन ये मैंने कहा आपको 1/3 से पास होते थे। एक गांधी जी और गांधी जी के बारे में जब आप गांधी जी पर्सनैलिटी की स्टडी कर रहे हैं तो महात्मा गांधी जी अपनी जीवनी में लिखते हैं, अपनी जीवनी में लिखते थे कि किस तरह एक यानी यंग होते हुए किस तरह कितने शर्मीले आदमी थे, इतने शर्मीले इंसान थे कि शीशे के सामने लगभग 24 घंटे खड़े रहते थे। उसके बाद तैयार होकर जाया करते थे, शर्माया करते थे महात्मा गांधी जी। तो वकालत तो करना बहुत दूर की बात थी। इनके पास एक केस भी आया था, मुझे ये जानकारी मिली उनकी जीवनी पढ़कर। मैंने कहा महात्मा गांधी, मैंने लगभग 17-18 जो हमारी खास पर्सनैलिटी है, विशेष तौर पर जो भारतीय राष्ट्रीय इतिहास की होगी, अच्छी खास पर्सनैलिटी मैंने अच्छी तरीके से स्टडी किया। महात्मा गांधी की मैंने जीवनी पढ़ी, उसमें मुझे जानकारी मिली कि जो महात्मा गांधी थे बहुत शर्मीले व्यक्ति थे, इतने शर्मीले व्यक्ति थे, घंटों शीशे के सामने खड़े रहते थे। उसके बाद हमने कहा कि 3rd क्लास से पास हुआ करते थे, यानी मुश्किल से 33% महात्मा गांधी का आया करते थे। अब लेकिन इनकी इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और किस तरह राष्ट्रीय स्तर पर एक विख्याति हुई, यानी ये प्रसिद्ध हुए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी इत्मीनान के साथ। तो लंदन यूनिवर्सिटी भेज दिया गया, कहाँ, राजकोट में, राजकोट जगह का नाम है राजकोट, यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया गया इन्हें, वकील की पढ़ाई करने के लिए। अब उसके बाद हुआ क्या, आज आपको मैं मामला बताता हूँ। अब महात्मा गांधी ना पढ़ाई करने के बाद इन्होंने वकील बनाया गया। जैसे इन्हें वकील बनाया गया तो इनके पास एक केस आया, तो इन्होंने क्या किया, केस को पहले तो ले लिया। उसके बाद जैसे केस को पहले ले लिया, केस लेने के बाद इन्होंने, क्योंकि वकील थे और जब वकील थे इन्होंने केस लिया, तो केस लेने के बाद हुआ कुछ ऐसा कि जो महात्मा गांधी थे, इनका जो जैसे ही जज के चैम्बर के जज के जिन्हें कोर्ट के बाहर पहुंचे, तो इन्होंने जो केस था वो दूसरे को सौंप दिया, क्योंकि महात्मा गांधी बहुत शर्मीले थे, यानी एक केस भी नहीं लड़ सकते थे। अंदाजा लगा सकते हैं, एक इंसान ऐसा था, आप अंदाजा लगाइए कि 1915 से लेकर 1947 तक किस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर, यानी लाखों करोड़ जनसंख्या, एक इंसान बचपन में था कैसा, आप बचपन में कहिए, आज पढ़ाई करने के बाद हम भी देखिए, हमारा ही बचपन है, आपका भी जो देख रहे हैं अभी बचपन होगा, यानी लगभग 25-24 साल की इतनी उम्र रहती है, 25-24 साल की ज़्यादा उम्र नहीं रहती। 25-24 साल की उम्र में एक व्यक्ति अपना केस, यानी वकील की वकालत की करने के लिए जिन्हें भेजा गया, चैम्बर के बाहर जाकर, कोर्ट के बाहर एक वकील को जो इन्होंने केस लिया वो दूसरे को सौंपते, इतने शर्मीले थे, यानी वो केस नहीं लड़ पाए महात्मा गांधी, उन्हें शर्म लगती थी, है ना, क्योंकि उनका पहला दिन था कोर्ट के अंतर्गत, लेकिन वो केस नहीं लड़ पाए थे, ऐसा मुझे जानकारी मिल रही है इनकी बायोग्राफी है ना, मुझे जानकारी सारी उनकी बायोग्राफी से मिली, उनकी जीवनी पढ़ने से मिली। आपको जीवनी नहीं पढ़नी, जो बता रहा हूँ उसे सुनना है। यही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि महात्मा गांधी बचपन में थे कैसे, क्योंकि मैंने कहा पहले जो मेरा टॉपिक था, मैंने कहा था कि महात्मा गांधी के बारे में सामान्य सूचना, महात्मा गांधी के संदर्भ में सामान्य सूचनाएं आपको देनी होगी, यही सामान्य सूचनाएं थी, समझ गए, जो मैंने पढ़ लिख कर इकट्ठी की। अभी मैं आपको धीरे धीरे अपने साथ पढ़ते रहिए, कुछ तो पता चलेगा, कुछ नहीं बहुत कुछ पता लगने वाला है आपको इस वीडियो के माध्यम से। अब बात करते हैं कि महात्मा गांधी किस तरह दक्षिण अफ्रीका की धरती पर पहुंचे। तो बात करते हैं महात्मा गांधी। एक केस था दादा अब्दुल्ला एंड सन्स का केस, था। उस केस को लड़ने के लिए जो महात्मा गांधी थे दक्षिण अफ्रीका की धरती पर पहुंचे। दादा अब्दुल्ला एंड सन्स का एक केस था, मामला था 1893 का। 1893 में एक केस का दादा अब्दुल्ला एंड सन्स का केस लड़ने के लिए वहाँ के एक प्रसिद्ध वकील थे, इनकी मुलाकात हुई नहीं, यार्डली नार्टन से मुलाकात हुई इनकी, और प्रसिद्ध वकील थे वहाँ के, उन दक्षिण अफ्रीका की धरती पर एक केस लड़ने के लिए पहुँचे थे। ये केस जो लड़ने के लिए पहुँचे थे, इन्होंने पहले तो एक केस में हार चुके थे, दूसरा केस इन्होंने अपने अंडर में लिया। कहा जो दादा अब्दुल्ला एंड सन्स थे, जैसे ही भारत पहुँचे थे, इस टाइम जो
जो महात्मा गांधी थे हमारे, ये महात्मा गांधी इस टाइम भारत में थे। जैसे ही भारत में थे तो क्या हुआ, दादा अब्दुल्ला एंड सन्स को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो गुजरात इंग्लिश को गुजराती में, गुजराती को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सके। दादा अब्दुल्ला एंड सन्स का एक केस था, उसे लड़ने के लिए महात्मा गांधी अफ्रीका की धरती पर पहुंचे थे। यानी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पहुंचा था अफ्रीका की धरती पर, लेकिन अफ्रीका भी ब्रिटिशों के उपनिवेश था, ब्रिटिशों के उपनिवेश था। आप भूलना मत, अफ्रीका की वो घटना जब महात्मा गांधी को उस दिन से बाहर निकाल दिया गया था, उस घटना की चर्चा करूँगा। मैंने कहा सामान्य सूचनाएं इसके महात्मा गांधी के संदर्भ में सामान्य सूचनाओं पर चर्चाएं करूँगा आपके साथ बड़े अच्छे तरीके के साथ, तो भूलना मत। लेकिन महात्मा गांधी थे जो महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी किस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी की ख्याति यहीं से अफ्रीका की धरती से। यानी अगर पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्रिटेन से पढ़कर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अफ्रीका के लोगों में बात करता है वो अफ्रीका की धरती पर पहुंचा था, उसका नाम था महात्मा गांधी। ये थे महात्मा गांधी। कारण क्या था पहुंचने का, दादा अब्दुल्ला एंड सन्स का केस लड़ने के लिए। दादा अब्दुल्ला सन्स का केस लड़ने के लिए ही क्यों, दादा अब्दुल्ला एंड सन्स का केस लड़ने के लिए इसलिए कि दादा अब्दुल्ला सन्स थे जो उनका जो केस था ना, उनको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो गुजराती को इंग्लिश में और इंग्लिश को गुजराती में कन्वर्ट कर सके, उन्हें समझा सके उस केस के बारे में। तो महात्मा गांधी अपनी जो बात रखते थे, कहते कॉन्फिडेंस, यस ऐसा तो मैं कर सकता हूँ, उनका यही तो कॉन्फिडेंस था। महात्मा गांधी का यही कॉन्फिडेंस उन्हें, कॉन्फिडेंस यानी जब आप कमिटमेंट कर लेते हैं वही कॉन्फिडेंस उन्हें आज महात्मा गांधी से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बना दिया। उनका जो एक बार कहते थे वो करते थे। महात्मा गांधी यही एक खास बात थी, जो कहते थे वो करते थे, उन्हें आज महात्मा गांधी से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बना दिया। तो अभी क्लास को ही रोकते हैं, तो क्लास कल जारी रहेगी जब हम आपको बात करेंगे कि किस तरह अफ्रीका के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटी और किस तरह उन्होंने कुछ घटनाएं ऐसी थी जिन्होंने महात्मा गांधी के जीवन को बदल कर रख दिया। उन घटनाओं की चर्चा करना जरूरी है, लेकिन ऐसे एपिसोड में इतना ही। बस आपको इंट्रोडक्शन देना था कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मेरा वीडियो लगभग डेली आएगा, एक वीडियो 1 घंटे का रोज़ होगा, आपको लगातार पढ़ना होगा। लगभग 1 घंटे का तो वीडियो होगा ही होगा। आपको लगातार, जब मेरे आप 30 से 35 वीडियो देख चुके होंगे, मैं ऐसा आपसे वादा करता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। पहले मुझे सुनिए, जब तक आप सुनने देंगे नहीं तब तक आप दिमाग में डाटा नहीं होगा तो लिख नहीं पाएंगे। तो लिखने का तो काम बाद में आता है, पहले आप सुनिए मुझे, सुनने के बाद फिर लिखना स्टार्ट कीजिए। नोट्स बनाइए, नोट्स को बार बार मल्टीपल रिवाइज कीजिए। जैसे मल्टीपल रिवाइज करेंगे तो एक दिन आपके पास धीरे धीरे समय बीतने के बाद आपके पास एक समग्र नोट तैयार होगा। वो जो समग्र नोट्स आपके पास तैयार होगा वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। मैं आपसे बार बार आग्रह करता हूँ, एक नोटबुक को जो अपने खुद से हाथ से लिखिए, उसे लगभग 5 बार पढ़िए। 5 बार पढ़ने के बाद उसे कोई पेपर देंगे। मैंने कहा मैं आपको यहाँ पॉलिटिकल भी पूरा कराऊंगा, पूरा, वो भी विस्तार पूर्वक, यानी लिखने वाला पॉलिटिकल, यानी आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हीं नोट्स को बार बार रिपीट करना होगा आपको। वर्तमान घटनाओं से अपडेट रहना होगा। अखबार जरूर पढ़ना होगा। अखबार जैसे ही पढ़ेंगे आपको, उसके बाद पॉलिटिकल, आपका जो हिंदी होगी, हिंदी यानी हिंदी आती है आपकी PCS में हिंदी आती है, PCS में भी आती है और वैसे भी अन्य एग्जाम होते हैं उनमें भी हिंदी आती है। छोटे बड़े जो एग्जाम होते हैं उन सब में हिंदी आती है, जो स्टेट के एग्जाम होते हैं। तो हिंदी के लगभग 25 से 20 वीडियो जाएंगे। उसके बाद आपको ज़िंदगी कभी हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैं आपको जियोग्राफी पढ़ाऊंगा इसी चैनल पर। जियोग्राफी जब आप पढ़ लेंगे पूरी विस्तार पूर्वक, अब आप तो जानते हैं जियोग्राफी, हालांकि मेरा ऑप्शनल भी रहा जियोग्राफी, जो मेंस के अंदर मेरा ऑप्शनल भी जियोग्राफी रहा। तो जियोग्राफी आपको, आप मुझसे पहले पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो पढ़ लेना। इतना जियोग्राफी तो बस थोड़ी सब पढ़ाते हैं। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप पर्यावरण, यानी जितने भी सब्जेक्ट है लगभग मैं अच्छे तरीके के साथ आपके साथ कवर कर ले जाऊँगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 महीने लगे, 3 से 4 महीने आप टिके रहे मेरे साथ, है ना। बने रहना ही बहुत अनिवार्य होगा इस चैनल पर। जब तक आप बने रहेंगे तो उसके बाद जब आप महात्मा गांधी को धीरे धीरे समझना स्टार्ट कर देंगे, जब भारत छोड़ो आंदोलन, यानी जब तक आप स्वतंत्र नहीं हो जाते, अब तक आप 1915 के समय में जी रहे हैं। जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको लगना चाहिए आप 1915 के समय में जी रहे हैं। 1915 से हमें आज़ाद करवाना आपको मेरी गारंटी होगी। यानी मैं आपको 1947 तक ले जाऊँगा, कौन कौन सी घटनाएं घटी, क्या हुआ 1915 से लेकर 1947 तक भारत की राजनीति में, उस अच्छी तरीके से विश्लेषण करेंगे। पेपर में प्रश्न की चर्चाएँ भी करेंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्लेषण करना जरूरी है, यानी टॉपिक का जितना आप अच्छी तरीके से विश्लेषण करेंगे, प्रश्न आपके दायरे के बाहर नहीं जाएगा। आप जो विश्लेषण करते करते आप एक परिधि बना चुके हैं, उस परिधि के बाहर प्रश्न नहीं जा सकता। ये मैं आपसे वादा, तुक्का भी लगाएंगे तो सही चल जाएगा आपका, समझे। तो जरूरी है टॉपिक का विश्लेषण करना, यानी टॉपिक को डेप्थ में जाकर समझना, उस घटनाओं को। गांधी एविन समझौता था तो फिर क्या था, 1935 का भारत शासन अधिनियम था तो फिर क्या था, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था तो फिर क्या था। यानी विश्लेषण जब आप तो नहीं समझेंगे। अब आप ये पढ़ते हैं कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ कब 1919 में, तो क्या है, मात्र एक लुसेंट का, ये आपके ज्ञान को संकुचित करता है।
अगर ये आपके ज्ञान को संकुचित करता है। आप देखिए इस तरह कि सबसे पहले जो महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया वो कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद सत्याग्रह, 4 प्रकार सत्याग्रह चलाए। उसके बाद क्या चलाया? उसके बाद असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन के बाद क्या? सवर्णीय आंदोलन। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के बाद क्या हुआ? सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के बाद आप भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद क्या हुआ? महात्मा गांधी को जेल भेज दिया गया। जब जेल भेज दिया गया, इन जो आंदोलन थे आप इन्हें भी ट्रिक की सहायता से याद करते हैं, तो बताइए ये ज्ञान को संकुचित करने वाली बात है कि नहीं है? ये आपके ज्ञान को संकुचित करने वाली बात है। आप कभी भी जीके को ट्रिक के साथ नहीं जोड़ेगा, नहीं तो आपका ज्ञान संकुचित हो जाएगा, एक बॉक्स में बंद हो जाएगा। यानी जो घटनाएं आपको जाननी चाहिए थी, मे भी आप जिन घटनाओं के बारे में आपको विस्तारपूर्वक जानना चाहिए था, उन घटनाओं को भी आप एक ट्रिक की सहायता से याद कर रहे हैं। इससे बुरी बात नहीं हो सकती। और एक बात और सुनिए, एक बात यह है आपके लिए कि आप इसे सभी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, जनरल नॉलेज के लिए भी। अब इतिहास से हम सीख सकते हैं। आज एपीजे अब्दुल कलाम की एक बहुत अच्छी बात करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदल सकती है। तो आज के एपिसोड को यहीं रोकते हैं, तो बात करेंगे कल बात करते हैं महात्मा गांधी वाले एपिसोड पर। आज के बारे में इतनी ही नॉलेज, मिलते हैं कल। धन्यवाद।